अमर नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव इंटरव्यू। और हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं राम चेतन त्यागी जी महाराज, जो विकलांग कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, विकलांग कल्याण समिति जो आप चला रहे हैं वो कब से आप चला रहे हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं, किस तरह से जो है आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप साथ ही दूसरे संगठन को भी संभाल रहे हैं। उस संगठन में आप राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, हिंदू युवा वाहिनी चैरिटेबल ट्रस्ट। जी जी प्रभु, ये हमारा बचपन से उद्देश्य था समाज सेवा का। मैं बहुत छोटे से उम्र में भक्ति में निकला था। जो हमारे परम पूज्य गुरु यहाँ पर के प्रसिद्ध थे, जलालाबाद चापर थे, चापर वाले त्यागी जी महाराज के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध रहा। तो उसी दौरान से हमारा एक विचार भावना थी, विकलांग विधवा वृद्ध गरीबों की सेवा करना। विकलांगों को आज के दौरान सभी सरकारें आती है, अरबों खरबों रुपए हर जगह पे खर्च किया जाता है और कितना पैसा रैलियों में और फंक्शनों में, जन्मदिन में तमाम प्रकार के घोटाले होते हैं। विकलांगों को भीख के नाम से 150 और 300 रुपए दिया जा रहा था। जी, तो हमारा मांग था कि यदि विकलांगों को, विधवाओं को, वृद्धों को देना है तो कम से कम ऐसा दीजिए जो एक वक्त की रोटी खा सके। कम से कम 3000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन दिया जाए और वृद्धों को, विधवाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिया जाए। अगर बसपा सरकार में 150 रुपए, कांग्रेस में 150, फिर 300 हुआ। माननीय योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने 1000 किया है, तो 1000 में भी भला नहीं होता है। कम से कम 3000 रुपए विकलांग विधवा वृद्धों का होना चाहिए। और हमारे जो बेसहारा विकलांग है, इनका आरक्षण 4% है। आज हम ये देख रहे हैं पूरे देश में इनके सभी विभागों में कब भर्तियां हो रही हैं कोई पता नहीं है। दर्जा तो दे दिया है सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन विधवाओं को, विकलांगों को, और विभाग भी दे दिए हैं। इधर आपके पेट्रोल पंप में काफी चीजों में दिखा दिया, विकलांगों को छूट दिया जा रहा, दर्जा दिया जा रहा, मगर विकलांगों को मिल तो कुछ नहीं रहा है। तो 2006 से मैं अपने संघर्ष के साथ मेहनत, जो भी कार बिजनेस और ईश्वर की सेवा से करते चले आ रहे। तो सर्दियों में 5-7 जिले तक कंबल विकलांग विधवा वृद्ध गरीबों को वितरण करता था, जिसमें किसी का सहयोग शासन प्रशासन का, पब्लिक उद्योगपतियों का नहीं था। गर्मियों में साड़ी सूट पैंट शर्ट। बाकी विकलांग विधवा वृद्धों का कहीं पर इलाज की समस्या है तो उस इलाज में मैं 24 घंटा उनके सेवा में तत्पर रहता था और आज भी रहता हूं। कि कोई बेसहारा है या लावारिस है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उसके इलाज के लिए तड़प रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो हमारा भाई है, पूरे देश में कहीं का है हमारा भाई है, उसकी सेवा करना ही हमारा धर्म दायित्व बनता है। और आज मैं कहना चाहूंगा कि दुर्दशा सबसे ज्यादा हमारे विकलांग विधवा वृद्धों की है खराब। दयनीय दशा देखी जाए, जहां भी देखी जाए, उनको एक वक्त की रोटी चलाना मुश्किल है। 1000 रुपए एक माह में मिलेगा तो कपड़ा पहनेंगे या वो सब्जी, अनाज, दवाइयां क्या खरीदेंगे। फिर हमारे जिला अस्पतालों में जाते हैं, वो कहा जाता है यहाँ पर सरकार के द्वारा फ्री इलाज है। कोई फ्री इलाज नहीं है, ना तो मेडिकल में है ना जिला अस्पतालों में है। वहां मोटी रकम जो डॉक्टरों को देता है 5000, 2000, 10000, तब उनका इलाज किया जाता है। तो विकलांग वहां भी तड़पते हैं, उनको चूरन जैसे 2-4 गोलियां विकलांग विधवाओं को, वृद्धों को दे दी जाती है और पुनः उनको वहां से कर दिया जाता है। वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। इलाज होता है तो वहां पर जिनका पावर है, दबदबा है,
उनका अच्छा इलाज होता है, देखभाल अच्छी होती है। विकलांग विधवा वृद्धों की कोई देखभाल नहीं अच्छी हो रही है। जी। तो मैं कहना यही चाहूंगा प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से कि व्यक्तिगत हमारा विकलांगना जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग नाम दिया है, तो इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुए कि दिव्यांग भाई को, हमारे विधवाओं को, हमारे वृद्धों को हर जगह पे उनको सुविधाएं दी जाए, और वहां पर कोई कर्मचारी अधिकारी कहीं शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न और भी है कि इस संगठन के और क्या उद्देश्य हैं विकलांगों के अलावा, और आप किस मिशन पर आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आप आयुर्वेद को भी खा रहे हैं, ऑर्गेनिक का जो है आप उसकी बात भी आप करते हैं। जी। और दूसरा प्रभु बताएं, विकलांगों का जो रेलवे का आरक्षण दिया गया था कि आप रेलवे पर आप जा सकते हैं, एक साथ में जा सकता है, आज वो हिसाब हो गया, रेलवे में भी पास मिलना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ से मुरादाबाद शाहजहांपुर के लोग, बरेली के लोग, हर जगह विकलांग 10-10 चक्कर काट रहे हैं रेलवे DRM के यहाँ, उनका रेलवे कंसेशन फार्म नहीं मिल रहा, और मिलता है तो 4 महीना 6 महीना पड़ा रहता है, उनको पास विकलांगों को नहीं दिया जा रहा रेलवे का, जो सफर कर सके, और बगैर रेलवे पास का सफर करते हैं तो तो हर जिला वाइज जिले में हमारे जब स्टेशन प्लेटफार्म है, वहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं, तो उनको हम लोग पर जिला वाइज जिला दिया जाए। जैसे आज से 10 साल पीछे जिला अस्पताल में विकलांग बोर्ड जो विकलांग महेश पाल सिंह है इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। महेश जी, तो इसी तरीके से जो 8-10 साल पीछे हमारा बोर्ड का डॉक्टर जो जारी करता था रेलवे कंसेशन फार्म और विकलांग सर्टिफिकेट जारी करके विकलांगों को दिया करते थे रोडवेज का, तो उसी तरीके से हमारा या तो विकलांग बोर्ड को सौंप दिया जाए या जिला वाइज जिला किया जाए, जिससे विकलांगों का शोषण ना हो, और दूसरे विकलांगों को, दिव्यांग भाइयों को सबसे पहले कॉलोनी का दर्जा देना चाहिए, उनको कारोबार के लिए सरकारों को सोचना चाहिए, उनसे बड़ा। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा कि आप ये कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं पहला, और आप जिनके शिष्य हैं उनका बहुत बड़ा नाम है टापर वाले महाराज, उनको कई नामों से बुलाते हैं, उनके बारे में क्या हमारे दर्शकों को साझा करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो दर्शक सुनना चाहते हैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से हैं, आखिर क्या हुआ था, और क्या जो है आज तक उनके बारे में जो कहानियां हैं वो सच हैं, तो क्या उनके बारे में आप जानकारी बताएंगे हमारे दर्शकों के साथ में, क्या कोई ऐसा किस्सा आप साझा करेंगे जिसे आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ में? जी। उनके लिए प्रभु मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी त्यागी जी जो थे, टापर गांव था, टापर गांव रामगंगा जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर के निवासी थे। उन्होंने जो तपस्या की, पूरे जीवन अन्न ग्रहण नहीं किया, सबसे ज्यादा वो मुरब्बा और बेल के पत्तों का सेवन करते थे। दूसरा, उन्होंने 2.5 गांव में आश्रम बनवाया, विषय छुट्टी का पुल का निर्माण किया, जहां पर गैंगों का बहुत बड़ा रहता था, कल्लू गिरोह, नज्जू गिरोह, बड़े अल्लाह गिरोह, रानी ठाकुर जैसे बड़े कटियारी में जंगलों में तमाम गिरोह रहते थे, जिसमें काफी पुलिस प्रशासन भी मारा गया, बड़े अपहरण डकैती कांड होते थे। और जब परम पूज्य हमारे गुरु जी ने कोला घाट का पुल करीब 2-3 किलोमीटर लंबा है, गंभीरी, बाबुल और गंभीरी, और एक दरिया और छोटा सा है, तीनों का एक ही पुल बना है। उसके बाद में 2.5 घाट गंगा जी का पुल नहीं था, जो शमशाबाद साहिबगंज सीधे मिला दिया गया, और कंपिल में भी उन्होंने गौशाला आश्रम का निर्माण किया, स्कूल का भी टापर में निर्माण किया। उनकी तो लीला अपरंपार थी, 1 मिनट में यहाँ तो 1 मिनट में दिल्ली, 1 मिनट में बम्बई। आपके साथ दिल्ली बैठे हैं 12 बजे, हमारे साथ शाहजहांपुर 12 बजे बैठे हैं, तो तीसरे के साथ कलकत्ता 12 बजे बैठे हुए हैं। उनकी तो लीला अपरंपार थी। कभी भविष्य में कोई भी कितना बड़ा कार्यक्रम या भंडारा या गंगा जी का मेला चलता था, तो वो एक लुटिया में केवल लस्सी बनवाते और केलों से कहते ये बेटा पिलाओ, गर्मी का महीना है, तो सुबह से शाम तक 10,000 गिलास उड़ जाते थे, लुटिया की लस्सी कभी खत्म नहीं हुई।
और प्लेट में एक मुट्ठा प्रसाद देते कि बेटा सबको पिलाओ, 2-2 गिलास पानी पिए। ये लोग चल करके आए हैं, परेशान हैं, तो उनके पेट में कुछ जाए तो सोचते थे कि एक मुट्ठा और एक-एक मुट्ठा कितने लोगों को देंगे। सुबह से शाम बाँटते-बाँटते थक जाते, मगर प्रसाद कभी नहीं खत्म होता था। दूसरा, बाहर कितनी विकराल आती, रामगंगा, गंगा, बादल समेत, एक बार उंगली उठा देते तो पानी वहीं का वहीं रुक जाता। जी। और कितनी बड़ी बाढ़ आती, हजारों गांव डूब जाते, स्टीमर नाव चलती थी, उनके तरवा से ऊपर कभी पानी जल नहीं हुआ। उनकी अपरंपार लीला प्रभु थी। कोई कहीं से चलता उनके नाम से तो पहले बता देते कि फला व्यक्ति दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आ रहा है, और ये दुख है, सब कुछ मालूम होता था। आज उनकी देन है कि वो पुलों पे कोई भी टोल टैक्स नहीं पड़ सकता, और उस क्षेत्र का जितना गैंग बदमाश गिरोह थे वो सब खत्म हो गए। आज उनकी कृपा से जनता, आम पब्लिक वहां पर बहुत सुकून की नींद सो रही है। गांव-गांव रोड हो गए हैं, जब से पुल बने हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। नहीं, शाहजहांपुर 100 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जी बिल्कुल। लेकिन अभी की सरकारों से आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्या विकलांगों के लिए? और अगर हम अन्य उनको देखें भी, तो अभी की सरकारों से क्या आपकी मांग है, क्या अपेक्षा है, और क्या लगता है कि सरकारें जो है दिव्यांगों के लिए करेंगी? जैसे आपने विकलांग एकता कल्याण समिति नाम रखा है संस्थान का, तो लगता है कि नाम बदलने से कुछ स्थितियां भी बदली हैं दिव्यांगों की? तो बदलाव तो माननीय योगी जी ने काफी किया है, मगर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जनपदों में विभागों द्वारा आज भी शोषण हो रहा है। विकलांग यदि पेंशन के लिए कच्चा महीने चक्कर काटते हैं विकलांग कल्याण विभाग के, और हमारे वृद्ध बुजुर्ग जो है, हमारे माताएं, बहनें, विधवाएं हैं, जो संवाददाता हैं एटीवी के शाहजहांपुर से, उनको भी बीच में आपको महाराज जी रोकना चाहूंगा। और साथ ही महेश पाल जी, आप कैसे देखते हैं दिव्यांगों की स्थितियां और परिस्थितियां प्रदेश के अंदर, और इन पर सरकारें जो काम कर रही हैं? क्या लगता है कि आपको उससे दिव्यांग कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि उनका नाम बदला है, स्थितियां बदली हैं, या नहीं? क्या लगता है आपको? क्योंकि जो आप समाज कल्याण विभाग के सामने आप देखिए, वहां सर्टिफिकेट बनने से लेकर के तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, 6-6 महीने बेचारों को दौड़ना पड़ता है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? जी। और काफी सर देखिए, काफी बाबू अधिकारियों को सस्पेंड कराया, जेल भिजवाया प्रशासन विभाग से, विकलांग कल्याण विभाग में। जी महाराज जी, आप तक आते हैं, पहले महेश पाल जी से हम सवाल जो है ले लेते हैं, फिर आप तक आते हैं। जी जी सिंह साहब। जी सर, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं समाज कल्याण विभाग हो या कोई भी विभाग हो, वहां जाता है और अपना वो अप्लाई करता है, तो पता चला उसके बीच में इतने दलाल बैठे हुए हैं, बिना दलालों के कोई काम नहीं हो पाता है, चक्कर काट काट के थक जाता है। जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि महाराज जी लगातार काम जो है कर रहे हैं शाहजहांपुर में, और उत्तर प्रदेश में बड़ा एक काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी का वर्षों से करते आ रहे हैं। तो आप इनके काम को लेकर के भी आप क्या कहेंगे, और किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार को क्या जो है इसमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए, यानी और आगे बढ़ाना चाहिए, सम्मान देने की भी बात अगर हो? और दूसरा मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिन महाराज जी के शिष्य हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, उनके बारे में भी आप क्या कहेंगे? जी महेश पाल जी। जैसे कि गुरुजी ये काम कर रहे हैं, और ये शायद बहुत बड़ी पहल है, और सालों से ये करते चले आ रहे हैं। सरकार को भी निष्पक्ष होकर पूर्ण भाव से इनका सहयोग करना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, जिससे कि ये जो भी कल्याणकारी योजना का जन जन तक पहुंचा सके और लोगों का भला हो सके। ताकि मैं गुरु जी के बारे में कहना चाहूंगा, जो टॉपर वाले बाबा जी हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। मुझे एक बात प्राप्त हुआ था, जब हमारे खुदागंज में वो एक संस्कृत पाठशाला में आए हुए थे, तो उनका मुझे आशीर्वाद मिला था। जी महाराज जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जो युवाओं से कोई अपील है आपकी, अगर कोई सरकार से नाराजगी है तो भी आपको अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से आप करना चाहें अधिकारियों से?
या सरकार से कोई अपील, जिसे लगता है कि आपकी जो बात है हजारों लोगों की बात उन तक पहुंचे हुए, माननीय मुख्यमंत्री तक भी और प्रधानमंत्री जी तक, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश हित के लिए, और वो लगातार चाहते भी हैं जहाँ समस्याएं हैं वो हमारे तक आनी भी चाहिए। जी, आज जो हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी महाराज जो बैठे कार्य कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। हमारे याददाश्त में आज तक कोई भी सीएम पीएम ऐसा नहीं बैठा जो जिसने इतना देश में विकास और भ्रष्टाचार को खत्म किया हो, विकास किया हो। जिन गांव में निकलना मुश्किल था, रोड नहीं थे, उन गांव में ऐसे रोड हो गए जैसे पहले हाईवे हुआ करते थे, वैसे गांव के लिए रोड हो गए। इतने रोडों का निर्माण हुआ है, हाईवे 4 लाइन 6 लाइन हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। पहले जमीनें हमारे किसानों की जाती थी, 1 लाख रुपए बीघा की जमीन को 10,000 रुपए कांग्रेस सरकार में मिलता था। आज 1 लाख रुपए बीघा की जमीन का मुआवजा 6 लाख रुपए मिल रहा है। तो इससे मैं प्रसन्न हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफियाओं पर, गुंडों पे जो बिल्डोजर चलाया है, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो सपा सरकार में 2 दिन पीछे मैंने एक वीडियो देखा है राम गोपाल का, वो कह रहे हैं कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इनकाउंटर पुलिस कर रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ वो सपा के धनी और राम गोपाल जी से कि ये बताओ, जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, उमेश पाल को मारा गया, उससे पहले विधायक को मारा गया, तमाम पुलिस वाले, तमाम दरोगा मारे गए, क्या ये देश के नागरिक नहीं थे? इनके लिए हमारा देश में कोई कानून नहीं था क्या? उनके लिए बोलते हैं ये गलत हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है, तो इनके लिए मानवाधिकार का नहीं होता है। जब आतंकवादी मारा जाता है तो मानवाधिकार का हनन होता है। और हमारे देश के कितने भी आपसे एक सवाल है, कानपुर की जो घटना हुई है, कानपुर की जो घटना हुई है, जहां जब बात हिंदू राष्ट्र की जाती है और तमाम चीजों की, तो इसी देश के अंदर उन्हीं हिंदुओं को 500 साल पुराना बाबर से भी खतरनाक जो है उनको बता दिया जाता है कि ये तो जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, अफगानिस्तानियों को यहाँ पर जो है उनको मकान बना के दिल्ली में दिए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ माँ बेटी एक साथ जल जाते हैं। उस पर जो है अभी तक सरकारें गई नहीं है उनके पास तक। अगर ये सरकारें दूसरे पक्ष की होती और दूसरा पक्ष का मुद्दा अगर होता तो आपको नहीं लगता कि जाते? क्या उन अधिकारियों को जो जलता छोड़ गया है, क्या उनको कम से कम फांसी से कम सजा का प्रावधान होना चाहिए? इस देश में कभी किसी नेता को फांसी चढ़ाया गया? कभी किसी ऑफिसर को फांसी चढ़ाया गया? कभी एक IAS IPS को फांसी चढ़ाया गया? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बलात्कारी अगर राजनेता है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए या फिर उसको जो है जेल मिलनी चाहिए? कैसे आप कहना चाहते? जी, जो अपराधी है फांसी भी होना चाहिए, जो इनकाउंटर इस सरकार में हो रहा है वो भी होना चाहिए। क्योंकि तो उसमें जो है जो सरकारी गुंडे थे उनका एनकाउंटर क्यों नहीं अभी तक किया गया? मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उनका भी एनकाउंटर से सहमत है? अगर कोई सरकारी गुंडा, कोई DM हो, SDM हो, अगर वो गुंडई करता है और उसकी वजह से कोई मर जाता है तो उसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए। अपराधी सब एक समान है, कोई भी अपराध करे, चाहे वो सरकारी हो चाहे आप पब्लिक का हो, कोई बड़ा कितना बड़ा पुजारी हो। सरकारी गुंडों को इतना संरक्षण क्यों? मैं तो हमेशा चैनल पर बेबाकी बोलता हूँ, और हालांकि जो गलत है वो गलत है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सरकारी गुंडों को संरक्षण क्यों सरकारें देती हैं? और ये तो आप भी जानते हैं और हम भी, कि सरकारी गुंडों को संरक्षण सदैव मिलता रहा है और आज भी मिलता है, और पता नहीं कब तक मिलेगा, जब तक ये लोकतंत्र का विधान है, क्योंकि इसकी दुहाई जो है वो सिर्फ केवल आम आदमी के लिए जो है की जाती है। हमारी समाज इसको आवाज उठाना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अपराधी को दंड मिलना अवश्य चाहिए। जब हमारा एक कोई आम पब्लिक का छोटा सा मारपीट हो जाती, पुलिस वाले तमंचा पकड़ते हैं तो गंगेटर लगा देते हैं, गुंडा एक्ट लगा देते हैं, तमाम धाराएं लगा देते हैं। अपराध मात्र एक धारा बनती है मगर पुलिस 10 धारा बना देती है। तो अपराधी अधिकारी है तो उस पर भी उतना ही होना चाहिए। लेकिन कहाँ होता है? वही तो मेरा सवाल है। आज भी निर्दोष लोग फांसे जा रहे हैं, आज निर्दोषों को आज भी पीड़ित किया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सख्त हैं, मगर पुलिस प्रशासन में देखा जाए तो तमाम लोग आज भी थाने से प्रताड़ित हो रहे हैं, और जो अपराधी हैं आज भी बचाए जा रहे हैं कहीं न कहीं। जी,
महेश पाल जी, जबकि कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासन में क्या कमी आई है सरकार बदलने से? क्योंकि कोई फर्क पड़ा है, गुंडों पर तो फर्क पड़ा है, लेकिन सरकारी गुंडों पर फर्क कितना पड़ा है ये आप बताएंगे? क्या उनको सरकारी फ्री गुंडों हैंड पे करके नहीं पड़ा है, कहीं धनुकाई सरकारों ने ज्यादा बड़ी है। गलती तो नहीं कर दी, या फिर लंबा उनको जो है जो एक छूट उनको दी है? क्योंकि गुंडे तो नियंत्रण में आ चुके हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। पूरे देश में जो है जो काम योगी जी ने किया है वो अन्य सरकारें नहीं कर सकती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारी गुंडों को ज्यादा कुछ संरक्षण नहीं दे दिया गया है, या फिर ज्यादा फ्री हैंड नहीं कर दिया गया है, जिस तरह से पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार हो, या फिर राजनेताओं के साथ में, या फिर आम आदमी के साथ में। तो क्या ये फ्री हैंड अब कम, इनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है नहीं? महेश पाल जी, मैं आपसे जो है जवाब इस पर चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को? क्या उनको सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे कुकृत्य करने चाहिए, या फिर जैसा योगी जी चाहते हैं वैसे ही सुशासन को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए और पहल करनी चाहिए? जी जी, महाराज ये अनेकों योजना चलाकर और हमेशा सबका विकास लेकर उन्होंने कार्य किया है और शायद वो कर रहे हैं। लेकिन जो बिचौलिए हैं और जो अधिकारी लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, वो पहले ही बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और मैं यही चाहूंगा कि जो भी भ्रष्ट है, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, अधिकारी वर्ग का हो, चाहे आम जनता वर्ग का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं महाराज जी कि अगर वो कोई अपील सरकार से करना चाहें जिससे कि आगे चल करके जो है दिव्यांगों के लिए भी मदद हो, आम नागरिकों के लिए भी मदद हो, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी मदद हो, जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी मदद हो, तो ऐसी अपील करना चाहेंगे तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर कुछ कहना चाहते हैं अपने संस्थान की तरफ से, देशवासियों के नाम कोई संदेश है तो वो भी दे सकते हैं। जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार से यही मैं अनुरोध करूंगा कि आज के समय पर जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जो करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को एक बिल्कुल स्वतंत्र प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, विकास इतना बड़ा करना चाह रहे हैं, जो उनके विचारों पर पानी फेरा जा रहा है। आज 70% विभागों के अधिकारी कर्मचारी सीएम साहब को देखना नहीं चाह रहे हैं। इसको बड़ी बात मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं कि आज भी इन विभागों में धनुभाई भ्रष्टाचार मचा है कि सीएम साहब का नाम डूबे और पब्लिक इनसे मुंह मोड़ ले और आगे आने वाले समय पर इनको वोट ना मिले और ये सीएम या पीएम के पद पर ना पहुंचे। ये कार्यशैली सारे विभागों के अधिकारी कर्मचारियों की है। आज गुंडा तो 70% खत्म हो रहे हैं, जो माफिया बड़े बड़े डांस थे वो जेल में सड़ रहे हैं। 5% गुंडा राज और मर्डर केस नहीं हो रहे हैं, माँ बहन भी रात और दिन निकल रही है। बस सबसे बड़ा एक विभागों में गुंडा तैयार हो गए हैं, वो रोडों पर भी लेते हैं और पकड़ के भी लेते हैं, और उनकी एक ही धौस है, यदि बोले तो कई धाराओं में आपको अंदर कर दूंगा, जिससे पब्लिक के अंदर घृणा पैदा हो जाए माननीय सीएम साहब के लिए, जो वोट देने के लिए उनको तन मन से अर्पण करने के लिए 24 घंटा तैयार है, तो वो अपनी भावनाओं को हटा ले, दूसरी सरकार बनाए। क्योंकि दूसरी सरकार में वो खुलेआम गुंडों को संरक्षण देते हैं, काट मार होता है, लूट मार होती है, अच्छा धनुगाई होती है, पब्लिक में त्राई मचती है, माँ बहनों की इज्जतें जाती है, और वो अधिकारी जो मांस खा रहे थे उनको मांस नहीं खाने को मिल रहा है, तो उनको रात दिन बेचैनी फैली हुई है। इसलिए वो आज भी पब्लिक में कहीं पे कहीं गलत काम कर रहे हैं, जिससे सीएम साहब का नाम बदनाम हो। और जो सीएम साहब आज कार्य जो अच्छा कर रहे हैं, वो आज हमारे भविष्य में आज तक कोई सीएम या मंत्री ऐसा नहीं हुआ जो इतना एक्शन गुंडा बदमाशों पर विकास के लिए लेता। गांव रोड, बिजली, पानी, हर चीज की व्यवस्था हो रही है। महंगाई तो हर चीज में बढ़ती, आज कुछ अलग है, महंगाई बोल रहे हैं। बस युवाओं के लिए रोजगार थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, विकलांग विधवा वृद्धों के लिए कम से कम 3000 रुपए प्रति माह उनको पेंशन दी जाए, भीख ना दी जाए, जिससे वो 100 रुपए तो कम से कम अपना 1 किलो आटा और सब्जी, तेल और मसाला लेके 100 रुपए से कम एक इंसान क्या खाएगा।
गिरा से गिरा खाएगा। तो विकलांग विधवा वृद्धों के लिए कम से कम 3,000 रुपए का मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रदेश के हमारे सीएम साहब योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन है कि 3,000 रुपए प्रतिमाह किया जाए। और जो अधिकारी विभागों में बैठे बाबू हैं इन पर लगाम लगाई जाए। बगैर दलालों द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। लेखपाल इतने भ्रष्ट है, तहसील में भ्रष्टाचार है कि क्षमता से ज्यादा हो रहा है। पब्लिक जाती है तो कोई लेखपाल कानून को तहसीलदार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे थानों में आप जाएं, देखिए क्या हो रहा है। मैं तो कहना नहीं चाहता हूं, बहुत कुछ सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सत्यनारायण भी है जो संवाददाता हमारे शाहजहानपुर से, अगर वो आईडी पर आकर के कुछ बोलना चाहें और वो दिव्यांगों के बारे में या सरकार पर अगर कुछ टिप्पणी कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आकर के जो है टिप्पणी कर सकते हैं। और दूसरा प्रभु, 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूं जी कि जो गौशालाओं के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी इतना पैसा दिया जा रहा है, वो गौशालों में बैठे सबसे बड़े गौ विरोधी, गौ माता विरोधी वो सब निकल रहे हैं। जो किसान भाई गौशालों में गाय दिन में छोड़ के आते हैं वो रात को सब भगा देते हैं और जितना बजट पैसा आता है वो स्वयं डकार जाते खा जाते हैं। जो गौशाला का चारा लालू यादव जैसा वो घोटाला कर रहे हैं। इन पर सख्ती की जाए, इन पर जांच बैठा ली जाए, मीडिया के लोग जाए, इनसे जवाब तलब करें कि दिन में गाय 100 आती है, रात को वहां 10 दूध देने वाली रह जाती है कि इधर से भी दूध का पैसा होता है, उधर सरकारी पैसा होता है। ये गबन हो रहा है। किसानों में त्राई मची जा रही है। गाय जो व्यवस्था है ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गाय साढ़ जो है इनसे काफी घटनाएं घटित। बाइक वाले काफी साढ़ ऐसे हैं जो आम पब्लिक को रफ्ता के खेतों में मार देते हैं। तो इनको बड़े बड़े जंगलों में तो वहां पर घेराबंदी कराई जाए, तारों की या बाउंड्री बाल किया जाए। बड़े बड़े जंगल है वहां पे गौशालाओं में सत्यनारायण जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी प्रभु। जी सर। जी आप आईडी पर आए और आप आईडी पर आए और आपसे सवाल भी करने हैं हमें 2-4, जिस पर अभी हमारी चर्चा भी चल रही है। जी तो गाय से किसान बहुत परेशान है और रात दिन खेतों में पड़ा रहता है। बहुत ही परेशानी समय पर किसान है। गाय की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर दे। बड़े बड़े हमारे जंगल अभी भी हैं, उन जंगलों में बड़े बड़े घेराबंदी बनवा के वहां पर व्यवस्था, गौ माता की सेवा करें, चारा पोटाज खिलाए वहां पर। महाराज जी हम जो है साथ के साथ ही, जब आपने कहा कि मीडिया जानी चाहिए और मीडिया की रिपोर्ट भी आपके साथ ही दर्शक देख रहे हैं कि मीडिया जाती है या नहीं, मीडिया देखती है या नहीं, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि एटीवी की टीम ये वादा भी करती है कि जहां गौशाला नाम लिया जा रहा है उसको गौ माता मंदिर एक तो किया जाना चाहिए। ये सरकारों को ध्यान देने वाला है कि गौशाला शब्द जो है ये केवल पशुओं के लिए अच्छा लगता है। वो हिंदुओं की आस्थाओं और अस्मिता का प्रतीक है। आप उसको जो है साला नहीं शब्द बोल सकते, वो तो घर भी नहीं रहा। तो जहां गौ माता निवास करती है वो मंदिर हो जाता है। तो गौ माता मंदिर जहां जिस घर में निवास करती हो तो ये, लेकिन साथ ही की बात जब आती है कि इनकी कैसे देख रेख हो रही है और इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में महेश पाल जी हैं और साथ ही हमारे सहयोगी संवाददाता भी शाहजहानपुर से इस वक्त सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। वहां के किसान कैसे जो है, वहां के जो किसान हैं, जो गौशालाएं हैं, उन दोनों में कैसे आप अंतर कर पाते हैं? जो किसान हैं वो भी दुखी हैं, वो कहते हैं कि हमारी फसल जो है वो पशु चर जाते हैं, गायें छोड़ दी जाती हैं, हमारी फसल का नुकसान होता है। और दूसरा, जब गौशालाएं बनी हैं तो उनमें जो है गाय को पाला जा रहा है, लेकिन जैसा कि महाराज जी ने भी आरोप लगाया है कि रात्रि को वो सभी छोड़ दी जाती हैं गायें, जिससे जो है नुकसान भी हो रहा है। क्या ये पैसे बचाने का गेम हो रहा है, खेल हो रहा है? जब सरकार पैसे दे रही है तो रात्रि में किसानों की फसल का जो नुकसान हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जी, उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं, क्या ये सही में हो रहा है? जी जी सर। सर एक तो गाय पहले बांधते हैं सर, गाय को बांध के मतलब सुबह को बांधते हैं, रात में इसलिए छोड़ते हैं साहब कि वो मतलब दूध पी के खोलना पड़ता है उनको, और ऐसा उस पर पाबंद किया जाए कि मतलब ये खोले नहीं। हम ये देखते हैं हमारे बाढ़ में ही ऐसी गाय बहुत बोलती है
जो सुबह को मतलब दूध देते और छोड़ देते हैं लोग, तो इस पे लगाम लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहेंगे? वहाँ के जो गौशालाएं हैं वो भी महाराज जी कह रहे हैं कि मीडिया को जाना चाहिए, वहाँ गौशालाओं का निरीक्षण करना चाहिए कि क्या चल रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। ये जिम्मेदारी हर पत्रकार की होनी चाहिए कि जो सरकारी जो पैसा है उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देखा जाना बहुत आवश्यक है और स्क्रीन पर ये मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटा छोटा पैसा होता है लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में तादाद में पैसा आ रहा है जिसको लोग चुपचाप जो है चाट रहे हैं, खा रहे हैं, और वो भी उनका पैसा जिनसे हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए गौशालाएं, जिनके घर बनवाए गए हैं। जी सर, यहाँ पर जितनी भी गाय हैं, गौशाला में तो 2-4 गाय होगी और गौशाला से बाहर बहुत गाय घूम रही हैं, ऐसा यहाँ पर कोई नियम नहीं है। जी महाराज जी, और कोई अपील आपकी जिसको लेकर के जो है आप कहना चाहेंगे और जिसको लेकर के लगता है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी कम निर्वाह जो है कर रही है, और उसके साथ ही जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो कम कर रहे हैं, उनको कुछ कोई मैसेज? सांसद कभी जाते हैं गौशालाओं में? बहुत कहीं प्रभु कौन जाता है। और दूसरा, आपने गौ माता मंदिर का नाम लिया, इतना मैं प्रसन्न हूँ कि आज जो शब्द कहा है ये शब्द पहली बार भविष्य में किसी के मुखार बिंदों से मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल गौ माता मंदिर ही होना चाहिए। गौ माता आश्रम होता फिर भी अच्छा था, गौशाला है। गौशाला को शब्द कुछ उल्टा होता है, और गौ माता मंदिर का जो आपने नाम लिया है ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना दर्जा हमारे माता को बढ़ जाता है कि क्षमता से ज्यादा। जो हमारा आपके मुखारों से सुनकर इतना मैं प्रसन्न हूँ, जितना मैं आपको शुभकामनाएं दूं उतनी कम है। यदि हमारे सीएम साहब तक आवाज जाती है, माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज जाती है, तो एक माह में गौशाला शब्द को हटा दें, गौ माता मंदिर सीधा सीधा पूरे देश में गौ माता मंदिर का नाम आना चाहिए। और इस पर यदि नहीं विचार किया जाता है तो हमारे तमाम लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, बंधु, संत, ऋषि मुनि जो हमारे साथ हैं, पुजारी लोग हैं, तो इसकी आवाज उठाने के लिए बाध्य होंगे कि गौ माता मंदिर का ही निर्माण किया जाए। और हर गांव क्षेत्रों में चरागाह है, जंगल है, उसमें गौ माता मंदिर का निर्माण किया जाए, बाउंड्री वॉल किया जाए, वहां व्यवस्था की जाए, देखभाल के लिए रखे जाए, उसके लिए एक अधिकारी हर सप्ताह जांच करे। आज शाहजहांपुर में देखिए, गाय दूध देने वाली तो गौशाला में है, और जो दूध नहीं दे रही है वो खेतों में है, और यदि पकड़ के आती है तो फोटो वीडियो बना दिया जाता है और रात को फिर छोड़ दिया जाता है। सुबह भी देखिए कितना दूध हुआ जाता है। केवल दूध देने वाले चारा इंसान खाने लगे हैं। गौ माता का इससे बड़ा अपराध क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गौशाला का निर्माण किया है, गौ माता मंदिर के नाम निर्माण करें और सख्ती करें। यदि ये दोषी लोग, अपराधी लोग उन गौ माता का जो है चारा को निगल रहे हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और यहां तक कि इनको जेल भेजें। आज मैं बहुत छोटा सा हूं, बजरंगबली बाबा का सेवा रात दिन बाबा की करता हूं, परम पूज्य अपने गुरुजी टापर वाले स्वामी जी की, और बाकी जो है समाज सेवा में 24 घंटा में लगा रहता हूं। और अभी होली से 2 दिन पहले, बहुत शुक्रिया। और आप सभी सुन रहे थे, 5 तारीख को हमने कैंसर, किडनी, लीवर, हार्ट के, थायराइड के, गठियावाई के लोगों को मैंने 250-300 लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। आयुर्वेद दवाइयों का हमारा काम है, जो निःशुल्क वितरण किया। आज इतना कैंसर मैं हजारों में ठीक कर रहा हूँ, 10 लाख डॉक्टर लोग नोच लेते हैं। इस पर भी मुख्यमंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूँ कि एक शब्द में कहना चाहता हूँ, बड़े आपको बीच में थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। सत्यनारायण जी हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम सर, यहाँ गौशाला तो बहुत दूर है सर। जब से हमारे यहाँ सांसद जी बने कभी यहाँ देखने नहीं आए, हमारे यहाँ कभी सांसद जी लौट के देखने नहीं आए कि गौशाला तो बहुत दूर है, यहाँ कैसे क्या मतलब जो पब्लिक है वो जी रही है, हम रही है, तो कभी सांसद यहाँ लौटे ही नहीं।
कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल सांसद जी मुझे लग रहा है कि अगले 87 गौशालाओं का ही निरीक्षण करते दिखेंगे अगर ईश्वर ने चाहा, क्योंकि हमारा तो प्रयास यही रहेगा, एक बार आवाज उठी है तो सांसद जी के कानों तक भी पहुंचेगी। क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ आकर के सवाल पूछेंगे, यहाँ कांग्रेस के आकर के लोग सवाल पूछेंगे, आम आदमी पार्टी के सवाल पूछेंगे, तो भाजपा के सांसद बिल्कुल बाकायदा हमारे संवाददाताओं को और हमारे चैनल को ढूंढेंगे और कहेंगे कि हम तो गाय और गौशालाओं में बहुत जो है ध्यान रखते हैं, हमारे तो घर में गौ माता पली हुई है, हमने तो उनको जो है सुबह शाम पूजा करते हैं, थाली लेकर के आरती करके, हमें समय नहीं मिल पाता, लेकिन आज से पूरा समय है उन्हीं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में जुड़े थे रामचेतन त्यागी जी महाराज। अगली बार जो है, क्योंकि आज समय कम था और इस कम समय चर्चा चली है, उन्होंने पूरी जो है बातचीत भी रखी है, अगली बार हम लोग बातचीत करेंगे उनसे इस निंदा कानून पर भी। जी जी महाराज जी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का 5 साल का बच्चा नाम जानता है, हमारे शाहजहांपुर के सांसद का नाम 50 साल का व्यक्ति नहीं जानता है सांसद कौन है जी। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोटा सा बच्चा मोदी मोदी योगी योगी चिल्ला रहा है, मगर सांसद का नाम पूछा जाए जीत तो वही हर जगह से रहे हैं, प्रतिनिधि बतौर ही ये लोग बिठा दिए गए, इनकी अपनी खुद की इमेज किसी की नहीं है। लोग तो मोदी और योगी जी के नाम से ही वोट देते हैं, इसमें भी कोई सच्चाई, इसमें तो पूरी तरीके से सच्चाई है और यही सच है। किसी से आप पूछिए, वो कहते हैं विधायक साहब नहीं कर रहे तो क्या हुआ, योगी जी तो कर रहे हैं ना, ये उनकी उम्मीदें आप जो है देखिए। लेकिन आज कम समय है महाराज जी, और मैं चाहूंगा कि आज चर्चा हम लोग इस डिबेट में बहुत कम कर पाएंगे क्योंकि बीच में हमें रोकना पड़ेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ जुड़े थे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग एकता कल्याण समिति के रामचेतन त्यागी जी महाराज, जो टापर वाले महाराज जी के शिष्य हैं, और हमारे साथ जुड़े थे महेश पाल सिंह, जो संवाददाता है शाहजहांपुर से, और उनके सहयोगी संवाददाता हमारे साथ में सत्यनारायण जी। और हमारे पैनलिस्टों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि जुड़ करके जो जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी, जिससे मीडिया दूर भागती है, हम लोग उन मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते हैं, हमेशा उनको बढ़ाते हैं। इसके लिए हम ये नहीं देखते कि दर्शक हमारे कितने, हमें देखते हैं कि वो बात प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए और सरकार तक कार्यवाही उस पर होनी चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद।